हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल थिंकर्स की ये वीडियो है। और पॉलिटिकल थिंकर्स की हमारी वीडियो जो चल रही है सिविक्स में। तो आज हमारा टॉपिक है सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के रूप में। ठीक है, क्योंकि हमारा उदारवाद टॉपिक चल रहा है और उसी में मैं आगे टॉपिक कराती जा रही हूँ। और इसमें हमने पिछली वीडियो में मिल के विचार, लास्की के विचार और इनके विचार हमने पढ़े थे, ग्रीन के विचार इसके बारे में। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद हमने पढ़ा था और आधुनिक उदारवाद। और आज हम इसी में करेंगे सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के रूप में। सकारात्मक उदारवाद आधुनिक उदारवाद के ये अगला टॉपिक है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा काफी चीजें बच रही हैं, जिसमें कि समकालीन उदारवाद, स्वतंत्रता की संकल्पना आदि हम भी इसमें कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर हो जा रहा है। ठीक है, उदारवाद का तो जरूर बने रहे। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें, तभी आपको अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर होगा और समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सकारात्मक उदारवाद कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के रूप में। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सकारात्मक उदारवाद ने जब 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र तथा समाजवाद के विचारों को ग्रहण किया। ठीक है, कब? 19वीं शताब्दी में प्रजातंत्र और कौन से विचार? समाजवाद। ठीक है, तब कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का जन्म हुआ। किसका सिद्धांत का जन्म हुआ? जो आजकल कल्याणकारी राज्य या लोकतांत्रिक राज्य कह सकते हैं, जो चलन में है। तो ये कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का जन्म हुआ। ठीक है, ग्रीन, हॉब्स हाउस, ठीक है, टीएच ग्रीन, हॉब्स हाउस, लिंडसे, कोल, ठीक ठीक है, और वार्कर, लास्की, ठीक है, कीन्स, गैलबर्थ आदि इसके क्या है? समर्थक रहे हैं सब। ठीक है, ये जो भी दार्शनिक हैं, ये इनके क्या रहे? समर्थक रहे। यह व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र तथा समाजवाद की मिश्रण के परिणाम स्वरूप विकसित सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? उदारवाद व्यक्तिगत, प्रजातंत्र और समाजवाद तीनों के मिश्रण का एक तरीके से परिणाम माना जाता है उदारवाद। ठीक है, सकारात्मक जो उदारवाद है उसकी निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसमें पॉइंट हैं। और हम पहला पॉइंट देखेंगे, सकारात्मक उदारवाद स्वार्थ की स्वतंत्रता, अधिकार तथा स्वतंत्र और खुले समाज पर बल देता है। तो जो सकारात्मक उदारवाद है किस पर बल देता है? स्वार्थ की स्वतंत्रता, अधिकार पर और स्वतंत्र और खुले समाज पर बल देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक है। अतः यह राज्य के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त करने पर नहीं, बल्कि राज्य के माध्यम से ये प्राप्त होती। यानी राज्य के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही कि राज्य को खत्म किया जाए, उससे मुक्त हो जाए, बल्कि राज्य के ही माध्यम से ये क्या है? ये सकारात्मक उदारवाद जो है, ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य के माध्यम से ये प्राप्त होती है सकारात्मक उदारता। तीसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र तथा राज्य परस्पर विरोधी नहीं है। ठीक है, इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता और राज्य क्या है? ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक है, यानी स्वतंत्र भी रह सकते हैं आप राज्य के में रहकर, ये मानना है उदारवादियों का। और इन्होंने स्वतंत्रता पर जोर दिया है, लेकिन इनका कहना है कि राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई, यानी आवश्यक है ये और एक बुराई भी है, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना है, क्योंकि इसके बिना हमारा शासन जो है नहीं चल सकता है। ठीक है, तो राज्य की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया है उदारवादियों ने। ठीक है, इन्होंने समाज के हर क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का क्या किया है? समर्थन किया है। यानी समाज है, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी नियम कानून है, उसमें राज्य को अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या कार्य कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए शासन चल रहा है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो सब हर कार्य में क्या करते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, अगर कोई इनलीगल कार्य है तो उस पे व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब चीजें हैं कि जिससे कोई मनमाना व्यवहार न कर सके, कोई मनमाना कार्य न कर सके, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति न कर सके। तो इसलिए हस्तक्षेप का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया हर क्षेत्र में समाज के, इन्होंने राज्य का। ठीक है, सकारात्मक उदारवादी मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर राज्य द्वारा नियंत्रित तथा नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। तो ये जो मुक्त यानी अर्थव्यवस्था थी, उसके स्थान पर इन्होंने जो राज्य द्वारा नियोजित है, नियंत्रित की गई है, उस अर्थव्यवस्था के ये क्या है? पक्षधर हैं। ठीक है, उसको मानते हैं
सही उसके पक्ष में है कि जो राज्य द्वारा नियंत्रित और नियोजित की जाती हैं, ठीक है, जो भी अर्थव्यवस्थाएं। 6 पॉइंट है अधिकारों का चरित्र क्या है, सामाजिक है, तो राज्य समाज के हित में अधिकारों को क्या कर सकता है, मर्यादित कर सकता है। यानी अधिकार का जो चरित्र है वो क्या है, वो सामाजिक है, और राज्य क्या करता है, समाज के हित में अधिकारों की मर्यादा को मर्यादित कर सकता है, राज्य समाज के हित के लिए। ठीक है। 7वां पॉइंट है, उन्होंने राज्य को समाज के अन्य साहचर्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था मानते हुए कल्याणकारी राज्य का क्या किया है, उसका समर्थन किया है। समाज के अन्य जो साहचर्य हैं, ठीक है, उनके साथ उनके मध्य सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करने वाली ये क्या माना है, इन्होंने संस्था माना है, और उसको मानते हुए एक कल्याणकारी राज्य का इन्होंने क्या किया है, उदारवादियों ने, सकारात्मक उदारवादियों ने उसका समर्थन किया है। 8 पॉइंट है, इनका मानना है कि समाज में परिवर्तन क्रमिक विकास द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे क्रमिक विकास द्वारा, क्रम से विकास द्वारा लाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने वर्ग सामंजस्य पर बल दिया था। ठीक है, वर्ग जो है आपस में उनके सामंजस्य पर बल दिया था, बल्कि वर्ग संघर्ष पर नहीं, जो जैसा कि मार्क्सवादी सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, उस पर इन्होंने बल नहीं दिया था, बल्कि सबको मिलाकर सामंजस्य स्थापित कर उस पर बल दिया था। ठीक है, सकारात्मक उदारवादियों ने। 9वां जो पॉइंट है वह है संसदीय प्रजातंत्र तथा संस्थाओं को सकारात्मक उदारवादियों ने समाज में परिवर्तन लाने तथा वर्गों के हितों में तालमेल बिठाने का सर्वोत्तम साधन माना है। ठीक है, संसदीय प्रजातंत्र तथा संस्थाओं को सकारात्मक जो उदारवादी हैं वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए, और जो वर्ग है उसके हितों में तालमेल बिठाने का इन्होंने सर्वोत्तम साधन माना है। 10वां पॉइंट है इसमें, सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित में कोई विरोध न मानते हुए सकारात्मक उदारवादियों ने इन्हें मिलाने पर बल दिया है। यानी समाज का हित और व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत हित हमारा क्या है, जो हमारा सिर्फ स्वयं का हित हो, जो हम स्वयं की भलाई करना चाहते हैं। जैसे आप हैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप ये सोच रहे होंगे इस समय कि टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो, किसी का हो चाहे ना हो। ठीक है, यही तो सोचेंगे हम कि हम सीट पे कब्जा करें। उसी तरीके से, और हम दूसरे के बारे में नहीं सोचे, सामाजिक हित के बारे में नहीं सोचे, तो उदारवादी क्या है, ये सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में कोई भी विरोध नहीं है। कुछ लोग ये भी चाह रहे होंगे ना कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारा तो हो ही जाए, लेकिन अगले का भी सिलेक्शन हो जाए, हमारे दोस्त का भी हो जाए, हमारे पार्टनर का भी हो जाए, तो ये भी चाहते हैं। तो वो क्या है, वो सामाजिक हित है। अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर्सनल हित, आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और किसी का हो ना हो, हमसे मतलब नहीं, सिर्फ हमारा हो जाए, तो आप सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, आप अपना व्यक्तिगत हित यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि हमारा भी हो जाए और हमारे पड़ोसी का भी हो जाए, हमारे जानने वाले का भी हो जाए, हमारे दोस्त का भी सिलेक्शन जरूर इस बार हो जाए, तो आप, ये सामाजिक हित है आपका। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उदार सकारात्मक, तो सामाजिक हित तथा व्यक्तिगत हित में कोई विरोध न करते हुए सकारात्मक उदारवादियों ने इन्हें मिलाने पर क्या किया है, बल दिया है। आपस में विरोध नहीं, इस पे मिलाया है इन्होंने। अपना है, अगर व्यक्ति का हित है तो समाज का हित है। ठीक है, शुरुआत व्यक्ति से ही होती है। 11वां पॉइंट है, समाज का आधार क्या है, व्यक्ति है। एक व्यक्ति है, फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ेगा, परिवार, समुदाय। ठीक है, ये सब क्या करती हैं, समाज को जोड़ती हैं ये चीजें। ठीक है, समाज कैसे बनता है, व्यक्ति से ही तो समाज बनेगा। तो समाज का आधार क्या है, व्यक्ति है। अतः इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास में क्या करना है, सहायता करना। यानी क्या कहना है इनका कि समाज का जो आधार है वह तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, फिर वो और व्यक्ति उसमें जुड़ते जाएंगे, जिससे कि परिवार का निर्माण होता है, फिर समाज, समुदाय का निर्माण होता है, उसके बाद समाज का निर्माण होता है। तो समाज का आधार व्यक्ति ही तो है, लेकिन उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवा, उसकी व्यक्तित्व के विकास में क्या करना है, सहायता करना है। सकारात्मक उदारवादी, नेक्स्ट पॉइंट है, होने लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को मिलाने की कोशिश की। जो सकारात्मक उदारवादी हैं वो लोकतंत्र को और समाजवाद को, ठीक है, दोनों को मिलाने की इन्होंने कोशिश की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सकारात्मक उदारवादियों का कहना है कि पूंजीवादियों पर अधिक कर लगाकर, यानी अधिक टैक्स लगाकर, क्या लगाकर, टैक्स लगाकर, वो राज्य द्वारा उनका उपयोग जनसाधारण के कल्याण के हेतु कर सकता है, जैसा कि आमतौर पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है। क्या करती है,
इनकम टैक्स लगता है, जो आप इनकम टैक्स पे करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और अगर गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है प्राइवेट भी हैं तो उन्हें भी संपत्ति पे उनके उस पे जरूर उन्हें आयकर भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं टैक्स, ठीक है। तो ये जब टैक्स है, उसका क्या करती है सरकार, रोड बनाने में, समाज के कार्य में, स्कूल बनवाने में, बहुत सारे कार्यों में जो समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं उनका सरकार क्या कर सकती है, करती है, इनका उपयोग करती है, ठीक है। जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी ही भलाई के लिए काम में आता है, लेकिन यह अपवाद है कि सरकार बहुत सारा पैसा अपने उसमें कार्यक्रमों में भी खर्च कर देती है, कि जो कि कई बार बेफजूल के खर्चे होते हैं, और वो भी सरकार कर देती है कभी कभी। और उस चाहे तो और भी सरकार कार्य कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कि सकारात्मक उदारवादियों का क्या कहना है कि पूंजीवादियों पर अधिक कर लगाकर यानी टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या अंतर है कि पूंजीवादियों पर, ये उदारवादी क्या कर रहे हैं, सब पर ना टैक्स लगा के, जो पूंजीवादी हैं यानी अधिक अमीर हैं, खैर वो भी बात है, और अभी भी जिसके पास आय ज्यादा है उसी को कर देना होता है, ठीक है। आय कर यानी आय पे आपका कर, ठीक है। तो आय अधिक जिसकी उसी को कर देना होता है। गरीब आदमी जब कमाई नहीं पाता इतना तो वो कर कहाँ से देगा, जिसकी वजह से छूट दी जाती है। तो मतलब वही है कि पूंजीवादी जो हैं उन पर अधिक टैक्स लगाकर और उन पर कर लगाकर जनसाधारण के कल्याण हेतु सरकार को राज्य जो है खर्चा करना चाहिए, तो ये मानते हैं उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है 14 पॉइंट, और 14 पॉइंट्स है कि सकारात्मक उदारवादी उन्हें स्वतंत्र तथा समानता को परस्पर विरोधी न मानकर एक दूसरे का पूरक माना है। तो ये जो है उदारवादी है सकारात्मक, वो स्वतंत्र और तथा स्वतंत्रता और समानता को एक विरोधी नहीं मानते, यानी स्वतंत्रता जो है और जो समानता है, ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि हम अगर स्वतंत्र हैं तो हम समान नहीं हो सकते, कहने विरोधी मानते हैं अक्सर स्वतंत्रता समानता, और किस उस पे मानते हैं स्वतंत्र समानता को विरोधी, क्योंकि अगर सभी लोग स्वतंत्र होंगे तो सभी लोगों को समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर आदमी क्या करेगा, स्वतंत्रता का फायदा उठाएगा और अपनी मनमर्जी करेगा। लेकिन अगर वही तरीके से चीजें होती हैं तो स्वतंत्रता का मतलब दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, बहुत सारे स्वतंत्रता के जो है पहलू होते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता क्या है कि हम अपना तो स्वतंत्र है लेकिन दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दें, ठीक है। तभी हम समानता भी इसमें स्थापित कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता को उदारवादी परस्पर विरोधी नहीं मानते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए आवश्यक है। समानता है तो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता अगर है तो समानता भी है। तो इनका कहना है उदारवादियों का, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और थोड़ी थोड़ी टॉपिक मैं लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जरूर एक बार पूरी वीडियो अवश्य सुने अच्छी तरीके से, ठीक है, तभी आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, तो एग्जाम में अपने आप आपको सब चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। समकालीन उदारवाद आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद स्वतंत्रता की संकल्पना, और इसमें अभी भी थोड़ा सा है, अभी 2 वीडियो और बन जाएगी इसमें। तो जरूर ये वीडियो पूरी देखें, और पहले की जो नहीं देखी आपने तो प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देखें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, और फिर नए जोश के साथ फिर पढ़ते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।